हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे टेस्ट जो कि फोरम आईएएस का है, एसएफसी। ये लेवल 2 का है। 1 का मैंने बहुत सारे टेस्ट करा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको जरूर जाके देखिए। ये टेस्ट नंबर 1 है लेवल 2 का, ठीक है। तो और ये सारे टेस्ट हैं किसके, इकोनॉमी के। तो आई थिंक आप सभी चीज़ों का रिवीजन कर रहे होंगे, तो टेस्ट तो दे ही रहे हैं। तो टेस्ट ये 50 क्वेश्चन है, जिसमें से 5 क्वेश्चन सी सेट के हैं, बाकी सब आपका इकोनॉमी है, ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन है, तो इसको टेस्ट के तरीके से ही दीजिएगा। और इस टेस्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो नंबरिंग कर लीजिए 1 से लेकर 50 तक और टेस्ट को टेस्ट के तरीके से दीजिए और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइए। पहला क्वेश्चन है, निरपेक्ष और प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी में वृद्धि आर्थिक विकास के उच्च स्तर को नहीं दर्शाती यदि औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ तालमेल रखने में विफल रहता है। कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ तालमेल रखने में विफल रहता है, या गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती है, आयात निर्यात की तुलना में तेजी से बढ़ता है। तो ये पूछ रहा है, निरपेक्ष और प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी में आर्थिक विकास मतलब कि जीएनपी में वृद्धि आर्थिक विकास के उच्च स्तर को नहीं दर्शाती। तो कौन सी कंडीशन में नहीं दर्शाती? पहले तो आप जानिए आर्थिक विकास होता क्या है। एक वो आपका एक गुणात्मक मानदंड है। आर्थिक विकास समाज के सभी वर्गों को आर्थिक वृद्धि से लाभ मिलना चाहिए, ये बताता है। इस प्रकार निरपेक्ष और प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी में वृद्धि के बावजूद गरीबी और आपकी बेरोजगारी में वृद्धि विकास के उच्च संकेत नहीं देती है। गरीबी और बेरोजगारी थोड़ी ना उच्च विकास को बताएगा, तो यही है आपका नहीं देती है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवसर लागत शून्य होगा? जब वस्तु को कोई वैकल्पिक उपयोग ना हो, जब वस्तु की आर्थिक लागत शून्य हो, जब वस्तु सार्वजनिक वस्तु हो। मतलब निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवसर लागत शून्य होगा? अवसर लागत क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। तो ठीक है, देखिए अवसर लागत क्या होता है, जैसे कि आपके पास एक विकल्प को दूसरे के ऊपर, एक विकल्प हो लेकिन उसको दूसरे के ऊपर चुनने पर जो संभावित लाभ खो जाता है, उसे अवसर लागत कहते हैं। इसे वैकल्पिक लागत के रूप में जाना जाता है। मतलब एक विकल्प तो है आपके पास, लेकिन अब दूसरे के ऊपर उसको चुनने जाते हो, तो वहां पर आप संभावित लाभ को खो देते हो, उसी को बोलते हैं अवसर लागत शून्य होना या अवसर लागत। तो ये पहला सही है, जब वस्तु का कोई वैकल्पिक उपयोग ना हो। जब किसी वस्तु के लिए कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं होगा, तो उस वस्तु को एकमात्र उपयोग में लाने की अवसर लागत शून्य होगी, कि आपके पास केवल एक ही विकल्प है कि उसको आप लो। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उपयोगकर्ता के लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर उसका अवसर लागत क्या होगा, शून्य होगा। तो ये सही होगा। जब वस्तु की आर्थिक लागत शून्य हो, आर्थिक लागत मतलब जब वस्तु की आर्थिक लागत शून्य हो, मतलब जैसे कि हवा, जिसकी अवसर लागत भी शून्य होती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वस्तु को मुक्त माना जाता है, इसको विंडो को, इसलिए इसे प्राप्त करने में कोई त्याग शामिल नहीं होता है। इसलिए क्या है, इसकी क्षमता असीमित है और इस प्रकार कोई इसका अवसर लागत होगा ही नहीं। जब वस्तु सार्वजनिक वस्तु हो, तो जब वस्तु सार्वजनिक वस्तु ये शून्य होगा, सॉरी, ये तो जब उसका कोई अवसर लागत नहीं होगा तो शून्य ही होगा, सही है ये। इसका भी इसका भी। लेकिन जब वस्तु सार्वजनिक वस्तु हो, जरा ध्यान दीजिए, जब वस्तुएं सार्वजनिक वस्तुएं होंगी तो उनको उपभोग में गैर बहिष्कृत और गैर प्रतिद्वंदी होंगे। उदाहरण में जैसे आप लीजिए, जैसे सीमा पार जो सशस्त्र बलों द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा होती है, उनके पास अवसर लागत होती है, क्योंकि वह उन पर खर्च किए गए धन को कहीं और खर्च किया जा सकता था, लेकिन अभी वहाँ किया जा रहा है, तो वहाँ पर एक धन लग ही रहा है, जो कि और अगर वहाँ पर नहीं लगाया जाता तो कहीं और तो जरूर लगाया जाता। तो यही है, तो ये नहीं होगा तीसरा। तो 1 and 2 इज राइट आंसर, देन आंसर विल बी ए। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विदेशों में स्थित भारत के दूतावास और वाणिज्य दूतावास, विदेशों में भारत के सैन्य स्टेशन और भारत में स्थित विदेशी दूतावास। ये पूछ रहा है, जीडीपी की गणना में उपयुक्त में से किसे भारत के घरेलू या आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है? जीडीपी तो सभी को पता है। जीडीपी क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को परिभाषित करता है। ये एक प्रादेशिक अवधारणा है, यानी यह व्यक्ति या फर्म की राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापता है। तो
जैसे विदेशों में स्थित भारत के दूतावास, वाणिज्य दूतावास, ये तो हमारे भूमि क्षेत्र के हिस्से हैं, तो ये तो होगा ही, कैलकुलेट करेंगे ना इसको। और ये दूसरा है विदेशों में भारत के सैन्य स्टेशन, तो अपना ही है ना, तो ये भी होगा। लेकिन भारत में विदेशी दूतावास वो विदेशियों का जीडीपी में होगा, लेकिन भारत के थोड़ी ना होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। तो 1 एंड 2 राइट आंसर, इसका भी ए हो जाएगा। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा के बारे में, मोनोपोली जो चलती है वो क्या है? यह एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा को संदर्भित करता है जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिस्पर्धी मौजूद होते हैं और वह ऐसे उत्पाद पेश करते हैं जो समान तो होते हैं लेकिन पूर्ण विकल्प नहीं होते हैं। दूसरा है, इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा में खरीदारों के उपभोग पैटर्न और बाजार में सामान की बिक्री की कीमत निर्धारित करते हैं। तो इसमें क्या है? तो एकाधिकार तो पता होगा, जैसे जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है इसमें क्रेता विक्रेता संख्या अधिक होती है और यदि किसी उत्पाद के लिए अनेक विकल्प होते हैं, जैसे मार्केट जाते हो सब्जी खरीदने तो कई वैरायटीज की सब्जियां उपलब्ध होती हैं, तो आप कोई भी सब्जी खरीद लेते हो, लेकिन अगर एक ही सब्जी होगी तो वहां पर आपको एक ही चीज खरीदनी पड़ेगी, फिर वो महंगा दे या सस्ता दे। तो ठीक है, तो एकाधिकार प्रतियोगिता से तात्पर्य क्या होता है कि प्रतिस्पर्धा है जिसमें बड़ी संख्या में प्रतियोगी तो मौजूद होते हैं लेकिन जो समान उत्पाद पेश करते हैं लेकिन उसका कोई विकल्प नहीं होता है। तो ये पहला सही होगा। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा में खरीदारों को उपभोग पैटर्न बाजार में सामान की बिक्री कीमत निर्धारित करते हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि विक्रेता वो मूल्य निर्धारित करता है जिस पर सामान बेचा जाएगा। इस प्रकार वो मूल्य निर्माता होता है और खरीदार मूल्य लेने वाला होता है। वो विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य का भुगतान करता है। इस प्रकार खरीदारों के उपभोग पैटर्न उस मूल्य को निर्धारित नहीं करते हैं जिस पर बाजार में सामान बेचा जाता है। तो ओनली वन इज राइट। दूसरा है, भारत में भुगतान बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे 2 लाख तक की मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं। पेमेंट बैंक की बात हो रही है तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो गाइडलाइन में ही है। और दूसरा है, वे क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, वो क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। उन्हें अपने जोखिम को कम करने के लिए न्यूनतम पूंजी पर्याप्त अनुपात CAR 9% बनाए रखना पड़ता है। 9% नहीं बल्कि उनको कितना परसेंट, 15% बनाने पड़ते हैं। तो ये हो जाएगा 1 एंड 2 ए। छठा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में यदि किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति दोनों वक्र दाईं ओर खिसक जाए तो वस्तु की कीमत में क्या परिवर्तन होगा? निश्चित रूप से बढ़ता है, निश्चित रूप से घटता है, निश्चित रूप से स्थिर रहता है या निर्धारित नहीं किया जाता है। तो ये देखिए, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके जो है कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो वो उस पे बेस्ड है, दाईं ओर शिफ्ट में अधिक मात्रा कीमत, मांग वगैरह पे, आप मांग आपूर्ति पे डिपेंड करता है ना। नेक्स्ट है 7, निम्नलिखित पर विचार करें। प्राप्य बिल, देनदार, बैंक में नकद, तैयार माल सूची, कच्चा माल। उपरोक्त में से कितनी परिसंपत्तियों को किसी कंपनी की कार्यशील पूंजी का हिस्सा माना जाता है? तो केवल 1, केवल 2, केवल 4, 3, 4 या कोई नहीं, कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी के सभी होंगे। मिस्री इंडेक्स एक आर्थिक संकेतक है जो आम जनता द्वारा महसूस किए जाने वाले आर्थिक संकट के स्तर को मापता है। खुद बता रहा है ये डेफिनेशन, तो याद रखिए। और इसकी गणना निम्नलिखित में से किस कारक के आधार पर की जाती है? मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, राजकोषीय घाटा, सार्वजनिक ऋण और आय असमानता और गरीबी। ठीक है, तो ये किया जाता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी पर। मिस्री इंडेक्स आर्थिक संकेतक है मुद्रास्फीति बेरोजगारी का। ये आम जनता द्वारा महसूस किए जाने वाला आर्थिक संकट के स्तर को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। जिसका मतलब मिस्री इंडेक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? मिस्री इंडेक्स इक्वल टू हो जाएगा इन्फ्लेशन रेट जो होगा और प्लस एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। नेक्स्ट है, कुजनेट वक्र आर्थिक विकास और आय असमानता के बीच संबंध को दर्शाता है। क्या अगर पूछा जाए कुजनेट वक्र किसको दर्शाता है, तो आय असमानता आर्थिक विकास और आय असमानता के बीच संबंध को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आर्थिक विकास के साथ आय असमानता लगातार कम होती है। आर्थिक विकास के साथ आय असमानता लगातार बढ़ती जाती है और आर्थिक विकास के साथ आय असमानता पहले तो बढ़ती है फिर घट जाती है और आर्थिक विकास के साथ आय असमानता स्थिर रहती है। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका आंसर होगा सी, आर्थिक विकास के साथ आय असमानता तो पहले तो बढ़ती है आय असमानता, लेकिन फिर घट जाती है। ठीक है, कुजनेट जो थे वो 1950 के दशक में इन्होंने अपना प्रस्तावित किया था परिकल्पना जो आर्थिक विकास और आय असमानता के बीच संबंधों का वर्णन करती है। ये सिद्धांत बताता है कि अर्थव्यवस्था के विकास के साथ आय असमानता एक उल्टी यू आकार का अनुसरण करती है। ऐसे पहले तो बढ़ेगी फिर घटेगी।
नेक्स्ट है ये 10 नंबर का, भारत रत्न पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला है, पुरस्कार के लिए सिफारिशें प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को भेजी जाती हैं। किसी विशेष वर्ष में वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 2 तक सीमित है, मतलब एक साल में केवल 2 ही दे सकते हैं। और तीसरा है, इस पुरस्कार के साथ कोई मौद्रिक अनुदान संबंध नहीं, मतलब कोई धनराशि नहीं दिया जाता है। पुरस्कार प्राप्तकर्ता को अपने नाम के आगे उपसर्ग या प्रत्यय भारत रत्न शब्द का प्रयोग करने की अनुमति है। कौन सा कथन सत्य है? चलिए पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं। पुरस्कार के लिए सिफारिशें प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को भेजी जाती, सही है। किसी विशेष वर्ष में वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 2 नहीं बल्कि 5 होती है। अभी इस साल 2024 में 5 लोगों को दिया गया था, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस पुरस्कार के साथ कोई मौद्रिक अनुदान संबंध नहीं है, बिल्कुल सही है। और पुरस्कार प्राप्तकर्ता को अपने नाम के आगे जैसे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न अटल बिहारी, तो ऐसा नहीं लिखा जाता, मतलब ये लोग अपने नाम के आगे नहीं लिख सकते हैं। आर्टिकल कौन सा है बताइए जो उपाधियों के अंत के बारे में बात करता है? मैंने बता ही दिया फिलहाल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 एंड 3 ऑप्शन ए। उच्च बचत अर्थव्यवस्था होने के बावजूद पूंजी निर्माण के परिणाम स्वरूप उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि कमजोर प्रशासनिक तंत्र, निरक्षरता, उच्च जनसंख्या घनत्व, उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात। तो ये है उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय बाजार कीमतों और कारक लागतों के बीच अंतर को बढ़ाएगा? प्रत्यक्ष करों में वृद्धि, सब्सिडी में कमी, अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि, सब्सिडी में कमी, प्रत्यक्ष करों में कमी और सब्सिडी में वृद्धि, अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी दोनों में समान मात्रा में वृद्धि की जाती है। तो ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि और सब्सिडी में कमी होती है। और भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। जीडीपी डिफ्लेटर को आमतौर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तुलना में मुद्रास्फीति का अधिक व्यापक उपाय माना जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर के संबंध में वस्तुओं की टोकरी का भार बदल सकता है और यह प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वस्तु की खपत के बाजार मूल्य पर निर्भर करता है। जीडीपी डिफ्लेटर मुद्रास्फीति गणना करते समय आयातित वस्तुओं और सेवाओं को ध्यान में रखता है। चलिए पहले की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्या कह रहा है? ये पहला सही है। जीडीपी डिफ्लेटर को आमतौर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तुलना में मुद्रास्फीति का अधिक व्यापक उपाय माना जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर के संबंध में वस्तुओं की टोकरी का भार बदल सकता है और ये प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वस्तु खपत के बाजार मूल्य पर निर्भर करता है। ये भी दूसरा भी सही है। तीसरा, जीडीपी डिफ्लेटर मुद्रास्फीति की गणना करते समय आयातित वस्तुओं और सेवाओं को ध्यान में रखता है। क्या ध्यान में रखता है? तो जीडीपी डिफ्लेटर देखिए, इसमें आयातित वस्तुएं शामिल नहीं होती है, जबकि सीपीआई में आयातित वस्तुएं शामिल होती हैं जो उपभोक्ता उपभोग को दर्शाती है। तो ये नहीं होगा, लेकिन हाँ दूसरा वाला पहले की व्याख्या करता है। तो स्टेटमेंट पे जाते हैं। ये हो जाएगा आपका ये आपका कथन 2 और 3 में से केवल एक ही सही है जो कथन 1 की व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीडीपी गणना की श्रृंखला आधारित तंत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह निश्चित आधार वर्ष का उपयोग करते हुए इस वर्ष उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना करता है, जिसे हर 5 साल में संशोधित किया जाता है। यह आधार वर्ष के साथ समायोजन के बिना केवल मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन को समायोजित करके इस वर्ष उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना करता है। यह पिछले वर्ष इन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का उपयोग करके इस वर्ष उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना करता है। यह आधार वर्ष के साथ समायोजन किए बिना इस वर्ष उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना करता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पिछले वर्ष इन वस्तुओं सेवाओं कीमतों का उपयोग करके इस वर्ष उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के मूल्य का गणना करता है। सिंपल सा है। लेपाक्षी मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह तमिलनाडु में स्थित है। यह भगवान शिव के अवतार वीरभद्र को समर्पित है। मंदिर में रामायण महाभारत के दृश्य को चित्रित करने वाली भित्ति चित्रकारी मौजूद है। इसमें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। कौन सा कथन सही है? 1 2 3 4, 2 3, 1 3 4 या 2 4? तो देखिए, ये तमिलनाडु में नहीं स्थित है, बल्कि यह है आपके आंध्र प्रदेश में, अनंतपुर जिले में, ठीक है। और कर्नाटक सीमा के पास एक छोटा सा गांव है और अपने समस्त इतिहास, मंदिर, वास्तुकला और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ये भगवान शिव के वीरभद्र को समर्पित है अवतार, बिल्कुल। मंदिर में रामायण और महाभारत के दृश्य भित्ति चित्रकारी मौजूद है, ये भी सही है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में रोम में मान्यता दी गई, मान्यता दी नहीं गई बल्कि नॉमिनेटेड है, तो सही है। 2 गलत है, 2 या 3 सही है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य है तो उस कुल उपयोगिता है अधिकतम स्तर, न्यूनतम स्तर, शून्य या अधिकतम और न्यूनतम स्तर का औसत।
तो पहले तो सीमांत क्या होता है, उपयोगिता क्या होती है? देखिए, उपयोगिता किसी वस्तु की मानवीय इच्छा को संतुष्ट करती है, जैसे आपको भूख लगी हो, खा रहे हो या कोई का एक्टिविटी कर रहे हो। कुछ उपयोगिता किसी वस्तु की सभी संभावित इकाइयों के उपभोग से प्राप्त कुल संतुष्टि है। सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई है। उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम स्तर पर होती है। तो ये हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अन्य चीजें स्थिर रहने पर सामान्य वस्तुओं की बाजार मांग बढ़ सकती है। उनके स्थान पर वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, उनके पूरक वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, खरीदार की आय बढ़ जाती है, उम्मीद की जाती है कि भविष्य में इन सामान्य वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी। 1 2 3 2 4 1 3 4 और 1 2 3 4 कौन सा सही है? पहला सही है, उनके स्थान पर वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? स्थान पर वस्तुएं कौन सी होती हैं जिनका उपयोग दूसरे के स्थान पर किया जाता है और इस प्रकार वह एक दूसरे के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करती हैं। जब स्थानापन्न की जो कीमत बढ़ेगी तो जरूरी सीधी सी बात है दूसरी वस्तु की भी कीमत बढ़ जाएगी। उनकी पूरक वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, गलत है, क्योंकि पूरक वस्तु इनके साथ जो उपयोग किया जाता है, मतलब जैसे कि आप ब्रेड के साथ मक्खन खाते हो, तो अगर ब्रेड की कीमत बढ़ेगी तो ब्रेड लोग कम खाना बंद करेंगे तो मक्खन भी कम खाएंगे या नहीं खाएंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। खरीदार की आय बढ़ जाती है, बिल्कुल खरीदार की आय बढ़ेगी और यह उम्मीद की जाती है कि भविष्य में इन सामान्य वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी। बिल्कुल, अगर आपको कोई चीज हो जो लगे कि हाँ भविष्य में इसके सामान की बढ़ने की कीमत बढ़ सकती है तो उसको लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लो कोई अनाज है तो उसकी कीमत अगर थोड़ी सी सस्ता रहता है, जैसे जौ बाजरा है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है, लोगों को लगता है कि हाँ भाई अब किसी कमी होने वाली है और लोग ज्यादा खरीदेंगे तो वो लोग स्टॉक में रखने के लिए खरीद लेते हैं। ये भी होगा। तो 1 3 4 स्टेलिन विरोधाभास का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। एक निश्चित सीमा के बाद आय अनिवार्यता अधिक खुशी की ओर नहीं ले जाती है। एक निश्चित बिंदु के बाद तीव्र आर्थिक विकास असमानता के उच्च स्तर को जन्म देती है। एक निश्चित बिंदु के बाद आय अनिवार्य रूप से बचत के स्तर की ओर नहीं ले जाती। एक निश्चित बिंदु के बाद उच्च आय अनिवार्य रूप से मुद्रास्फीति के उच्च स्तर की ओर नहीं ले जाती। तो ये हो जाएगा ए। एक निश्चित सीमा के बाद आय अनिवार्यता अधिक खुशी की ओर नहीं ले जाती। ये स्टर्लिन विरोधाभास का सबसे अच्छा वर्णन करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संभावित जीडीपी का सबसे अच्छा ढंग से वर्णित करता है? संभावित जीडीपी तो क्या है? तो यह है, वर्तमान सरकारी व्यय और राजकोषीय नीतियों के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था के उत्पादन का अधिकतम स्तर। उत्पादन को अधिकतम स्तर जिसे कोई अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति संबंधी दबाव की परवाह किए बिना चरम आर्थिक विकास की अवधि के दौरान प्राप्त कर सकती है। उत्पादन का वह अधिकतम स्तर जिसे कोई अर्थव्यवस्था उत्पादित कर सकती है जब उत्पादन के कारकों जैसे श्रम पूंजी और प्रौद्योगिकी आदि का अत्यधिक मुद्रास्फीति पैदा किए बिना पूर्ण और कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। तो यही है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक DSIB शब्द के अर्थ को मतलब सबसे अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है? तो ऐसे बैंक जिन्होंने अपने मजबूत प्रदर्शन कारण ग्राहकों का विश्वास हासिल किया है और ऐसे बैंक जिनकी संभावित विफलता से घरेलू वित्तीय प्रणाली बाधित हो सकती है या फिर बैंकों द्वारा निवेश पर उच्च प्रतिफल या गैर निष्पादित हस्तियां प्रदर्शित करती हैं। वे बैंक जो मुख्य रूप से भारत में ही काम करते हैं तथा बाहरी झटकों के प्रति लचीले होते हैं। कौन सा घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक है? तो इसमें ऐसे बैंक जिनको संभावित विफलता से घरेलू वित्तीय प्रणाली बाधित हो सकती है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उस अर्थव्यवस्था के संबंध में सत्य है जो अपनी उत्पादन संभावना सीमा पर है? अर्थव्यवस्था को किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक वस्तु के कुछ उत्पादन का त्याग करना पड़ता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में अर्थव्यवस्था के लिए कोई सीमा बाधा नहीं है। अर्थव्यवस्था किसी अन्य वस्तु के उत्पादन को कम किए बिना एक सीमा तक एक वस्तु का अधिक उत्पादन कर सकती है। इसकी उत्पादन संभावना सीमा एक ऊपर की ओर झुका हुआ वक्र है। इसका आंसर हो जाएगा, अर्थव्यवस्था को किसी अन्य वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए वस्तु के कुछ उत्पादन का त्याग करना पड़ता है। नेक्स्ट है 22। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल स्थिर पूंजी निर्माण के दायरे में शामिल है? प्रजनन स्टॉक के संबंध में पशुधन में वृद्धि, सॉफ्टवेयर जैसी अमूर्त संपत्तियां, लेन-देन जो मध्यवर्ती उपभोग का हिस्सा है, घरेलू घरों में टिकाऊ सामान का उपयोग होना, सामान का होना। कौन सा कोड सही है? 1 2 1 4 1 2 3 या 2 4?
प्रजनन स्टॉक के संबंध में पशुधन में वृद्धि होगा। सॉफ्टवेयर जैसी अमूर्त संपत्तियां। लेन-देन मध्यवर्ती उपयोग का हिस्सा है। घरेलू टिकाऊ सामान ये नहीं होगा। 1 एंड 2 ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक का पैरामीटर नहीं है? आर्थिक भागीदारी और अवसर, राजनीतिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, रोजगार सृजन। तो यह है रोजगार सृजन नहीं होगा, ये तीनों है। नेक्स्ट 24 जीडीपी के दोषों के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार करें। ये विकासात्मक और गैर विकासात्मक सरकारी व्यय के बीच अंतर नहीं करता है। ये विदेशी कंपनी द्वारा घरेलू स्तर पर अर्जित लाभों को अपनी गणना से बाहर रखता है। इसमें आय असमानता और पर्यावरणीय गिरावट को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। इसमें घरेलू श्रम, देखभाल जैसे अवैतनिक कार्य पर विचार नहीं किया जाता। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पहला सही है। यह विकासात्मक और गैर विकासात्मक सरकारी व्यय के बीच अंतर नहीं करता है। तो इसके दोषों के बारे में बताना है तो सही है ये। और दूसरा गलत होगा। इसमें ये विदेशी कंपनियों द्वारा घरेलू अर्जित लाभ को अपनी गणना से बाहर रखता है। तो जीडीपी विकासात्मक बुनियादी ढांचा, शिक्षा और गैर विकासात्मक जो व्यय के बीच अंतर है, पहला तो सही था, अंतर नहीं करता है, ये तो नकारात्मक था। और दूसरा तो जो है गलत है, क्योंकि घरेलू स्तर पर काम करने वाली विदेशी कंपनी द्वारा अर्जित लाभ शामिल होता है इसमें, लेकिन इनके लाभों को उनके घरेलू देशों में वापस भेजा जा सकता है, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को होने वाले वास्तविक लाभ कम हो जाते हैं। हालांकि जीडीपी उन्हें बाहर नहीं करता है, तो ये गलत होगा। इसमें आय असमानता और पर्यावरणीय गिरावट को ध्यान में नहीं रखा जाता, ये भी सही है। इसमें घरेलू श्रम और देखभाल जैसे अवैतनिक घरेलू कार्य पर विचार नहीं किया जाता, ये भी सही है। तो हो जाएगा 1, 3, 4 ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन से देश समूह पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक्स के मेंबर हैं? संयुक्त अरब अमीरात या संयुक्त राज्य अमेरिका, सॉरी, सऊदी अरब और ईरान। सऊदी अरब, इराक, कतर और संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और कतर, अंगोला, इराक और इक्वाडोर। तो सिंपल सा है, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान। बाकी ओपेक के मेंबर को आप कमेंट बॉक्स में बताइए और कौन कौन से मेंबर हैं। 26 के व्यष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा एंजल्स कानून की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जैसे जैसे आय बढ़ती है, भोजन पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात घटता जाता है। जैसे जैसे आय बढ़ती है, भोजन खर्च करने जाने वाली आय का अनुपात बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आय बढ़ती है, विलासिता की वस्तुओं पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात घटता जाता है। जैसे जैसे आय बढ़ती है, खरीद आवश्यकताओं पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात स्थिर रहता है। जैसे जैसे आय बढ़ती है, भोजन खर्च की जाने वाली वस्तुओं का अनुपात घटता जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का है। नेक्स्ट है, मुक्त वस्तुओं के संदर्भ में भी कथन विचार करें। हवा और सूरज की रोशनी मुक्त वस्तुओं के उदाहरण है। वायु और सूर्य का प्रकाश गैर बहिष्कृत, गैर प्रतिद्वंदी है। कथन कारण में से कौन सा क्वेश्चन सही है? तो देखिए, हवा और सूरज रोशनी मुक्त वस्तुओं के उदाहरण है, बिल्कुल सही है। वायु और सूर्य का प्रकाश बहिष्कृत और गैर प्रतिद्वंदी है, ये भी सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, तो एग्जाम मतलब ऑप्शन तो वही होगा। दोनों सही है, लेकिन दूसरा पहले के एक्सप्लेनेशन नहीं करता। भारत में क्रय प्रबंधन सूचकांक पीएमआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसे नीति आयोग द्वारा तैयार एवं प्रकाशित किया जाता है। इसमें केवल विनिर्माण गतिविधि पर विचार किया जाता है और सेवाएं इसमें शामिल नहीं है। 50 से ऊपर का पीएमआई मूल्य अर्थव्यवस्था के संकुचन का संकेत देता है। कौन सा गलत है? गलत पूछा, ध्यान रखिए। पहला, इसे नीति आयोग द्वारा नहीं प्रकाशित किया जाता है, गलत है। इस तो विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की व्यावसायिक गतिविधि को मापता है ये। यह निजी क्षेत्र कंपनियों के सर्वेक्षणों पर आधारित होता है और ये गलत है इसलिए। और इसमें केवल विनिर्माण गतिविधियों का विचार किया जाता है, सेवाएं इसमें शामिल नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि इसे जो है इसमें सेवा और दोनों को मतलब विनिर्माण और सेवा दोनों को अलग अलग मापा जाता है, सही है, सही ये होगा इसे, ठीक है। इसे निजी फर्मों द्वारा प्रकाशित किया जाता है, याद रखिए। और ये 50 से ऊपर का पीएमआई मूल्य अर्थव्यवस्था में संकुचन का संकेत देता है, ये गलत है, क्योंकि अगर 50 से ऊपर होगा आर्थिक विस्तार को संकेतक देगा, और उसके नीचे होगा तो आर्थिक संकुचन का देगा, और 50 पे ही अगर होगा तो वो न्यूट्रलिटी को शो करेगा, मतलब कि जब व्यवसाय गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ उसको बताएगा। तीनों गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य सीमा का उदाहरण है? भारतीय रेलवे द्वारा वसूला जाने वाला किराया,
बिस्किट पैकेट पर मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य, भारत चावल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी। तो ये होगा बिस्किट पैकेट पर मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य। मूल्य सीमा का उदाहरण जैसे एमआरपी जो लिखा रहता है, तो एमआरपी क्यों लिखा जाता है? ताकि कोई भी जो शॉपकीपर हो, कोई भी हो जो बेचता हो, सेलर हो, वो आपको इससे ज़्यादा मूल्य पर कोई चीज़ ना खरीदे, सॉरी ना बेचे, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप करता है तो आप इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, और ताकि मिनिमम जो है मैक्सिमम रिटेल प्राइस इतनी हो, इससे कम पे वो दे सकता है, लेकिन मैक्सिमम इससे 1% भी नहीं दे सकता वो, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। और ये ANEEL, अनिल जिसे बोलते हैं, इस समृद्ध जीवन के लिए उन्नत परमाणु ऊर्जा, परमाणु ईंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह ऊर्जा उत्पादन के लिए थोरियम यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी पदार्थों के संयोग का उपयोग किया जाता है, और यह जो है इसका उपयोग भारत में मौजूदा दाबित भारी जल रिएक्टरों में कुशलतापूर्वक किया जाता है। ये पारंपरिक परमाणु ईंधन की तुलना में अधिक कुशलता से जलता है और कम मात्रा में परमाणु अपशिष्ट उत्पन्न करता है। तीनों ही बातें सही हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 31, निम्नलिखित में से किसके साथ गुणक कम होगा? उच्च सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, कम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, निवेश करने की उच्च सीमांत प्रवृत्ति, कम सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो ये है कम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के दौरान एक फर्म द्वारा किया जाने वाला निम्नलिखित प्रकार के लागतों पर विचार करें। ऊपर दी गई लागतों में से कौन सी लागतें परिवर्तनीय लागतों के उदाहरण मानी जाती हैं? श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी, भूमि पर किराया, सेल्समैन को दिया जाने वाला कमीशन, कच्चे माल की लागत और फर्म द्वारा ऋण चुकौती। परिवर्तनीय लागत क्या होता है? वे लागत होते हैं जो उत्पादन के स्तर के साथ सीधे या लगभग अनुपातिक रूप से बदलती है। जब उत्पादन का स्तर बढ़ता है तो परिवर्तनीय लागतें बढ़ जाती हैं, और जब उत्पादन का स्तर घटता है तो परिवर्तनीय लागतें भी घट जाती हैं। तो पहला सही होगा, श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी, और भूमि किराया गलत होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि फर्म द्वारा भुगतान किए जाने वाले भूमि पर किराया निश्चित लागत का एक उदाहरण है। सेल्समैन को दिए जाने वाले कमीशन, ये होगा, और कच्चे माल की लागत भी होगी, और पांचवा नहीं होगा, फर्म द्वारा ऋण चुकौती, क्योंकि ये निश्चित लागत का उदाहरण है और इसका फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं के उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता है। तो 1, 3, 4 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। वित्तीय वर्ष 2021 2021 और 23-24 के बीच सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय लगातार बढ़ रहा है। हाँ, तो सही है, और इसमें औद्योगिक उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, तो बढ़ा नहीं बल्कि घटता बढ़ता रहता है, तो ये गलत हो जाएगा, एक ही सही है। निम्नलिखित चरणों पर विचार करें। नम्न मौद्रिक नीति का पालन करना, पूंजी बाजार में निवेश को प्रोत्साहित करना, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय बढ़ाना, जनता के आय पर कर की दरें बढ़ाना। जब अर्थव्यवस्था मंदी का सामना कर रही हो तो उपरोक्त में से कौन सा कार्य किए जाने की संभावना सबसे कम है? मतलब की जाएगी लेकिन सबसे कम। नवी मौद्रिक नीति का पालन करना, तो वैसे ही नम्यता है, तो और नम्य मुद्रास्फीति का क्यों का पालन करेंगे? ये तो अच्छा, इसमें कम बोल रहा है, नम्य मौद्रिक नीति का पालन करना, इसमें तो किया ही जाएगा, लेकिन ये ज्यादा किया जाएगा, कम पूछ रहा है, तो ये नहीं होगा। पूंजी बाजार में निवेश को हतोत्साहित करना, ये कर सकते हैं, ये होगा। सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय को बढ़ाना, देखिए जब अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही हो तो सरकार सार्वजनिक परियोजनाओं पर खर्च बढ़ाती है, इससे निजी निवेश को बढ़ावा मिलता है और जनता के हाथ में पैसा आता है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे मंदी का मुकाबला करने में मदद मिलती है, तो ये हो जाएगा। और चौथा है, मंदी का मुकाबला करने के लिए जो है जनता की आय पर कर की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी, इसके बजाय उपभोग की प्रोत्साहित करने के लिए इसे कम किया जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि हो, तो ये नहीं होगा। तो तो इसका आंसर हो जाएगा ये चौथा और दूसरा। ये सब तो भाई तेजी से किया जाएगा, लेकिन इसको कम नहीं किया, दर बढ़ाएंगे नहीं बल्कि घटाएंगे, तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी। अरल सागर के संदर्भ में कथन विचार करें। यह काजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है, ये सही है। सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां आमू दरिया और सीरी दरिया है, ये भी सही है। अरल सागर सूखने का मुख्य कारण पूर्व सोवियत संघ समाजवाद गणराज्य संघ द्वारा शुरू की गई जलमोड़ परियोजना थी, तो ये जलमोड़ परियोजना थी, ये सही है। तीनों ही बातें सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा।
36 है, समाचारों में अक्सर देखा जाने वाला शब्द मध्यम आय जाल किससे संबंधित है? श्रम शक्ति की प्राथमिक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र की ओर प्रत्यक्ष स्थानांतरण जैसा कि मध्यम आय अर्थव्यवस्था में देखा गया जाता है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं मध्यम आय स्तर पर स्थिर हो जाती हैं तथा उच्च आय की स्थिति प्राप्त करने के लिए संघर्ष करती है। मध्यम वर्ग में यह धारणा है कि निम्न और उच्च वर्ग की तुलना में उन पर सरकार को दिए जाने वाले आयकर का बोझ होता है और मध्यम वर्ग की अपनी आय के कारण सरकारी सब्सिडी का लाभ पाने में समर्थता। तो ये जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था मध्यम आय स्तर पर स्थिर हो जाती है और उच्च आय की स्थिति प्राप्त करने के लिए संघर्ष करती है। अर्थशास्त्र के निम्नलिखित ग्राफिकल निरूपणों में से एक यह दर्शाता है कि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि एक निश्चित बिंदु के बाद उनकी आबादी की औसत जीवन प्रत्याशा में बहुत अधिक वृद्धि नहीं करती। ऐसा इसलिए क्योंकि मानव जीवन काल की एक प्राकृतिक सीमा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिकल निरूपण है? जे कर्व है, लॉरेंज, प्रोस्टन और लॉफर। तो ये प्रोस्टन कर्व। नेक्स्ट है 38। निम्नलिखित में से किसे बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की विशेषता माना जा सकता है? फर्मों के लिए निःशुल्क प्रवेश और निकास। फर्म वस्तुओं और सेवाओं की कीमत निर्धारित करती है। वस्तुओं और उनकी कीमतों के संबंध में क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच पूर्ण ज्ञान। कौन सा कोड सही है? 1, 3, 1 and 1, 2 and 3। तो ये हो जाएगा पहला सही है, फर्मों के लिए निःशुल्क प्रवेश और विकास। इनको सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी, ये गलत है। वस्तुओं और सेवाओं कीमतों के प्रबंध में क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच पूर्ण ज्ञान, ये सही है। 1 and 3 इज राइट। नेक्स्ट है 39। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी देश का जो है जीएनपी उनके सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी से अधिक होगा? जब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंतर्वाह एफडीआई के बहिर्भाव से अधिक होगा, जब निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक हो, जब विदेश में शुद्ध कारक आय सकारात्मक हो, जब कुल सरकारी व्यय कुल राजस्व व्यय से अधिक हो। तो ये हो जाएगा जब विदेश में शुद्ध कारक आय सकारात्मक हो, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महर्षि वाल्मीकि की शिक्षाओं को सही ढंग से दर्शाता है? विस्तृत अनुष्ठानों के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपनी सारी संपत्ति और इच्छा का त्याग करना होगा। मोक्ष धर्म और भौतिक संपदा या व्यक्तिगत इच्छाओं की प्राप्ति के लिए संयमित दृष्टिकोण अपनाने में निहित है। आत्मा और ब्रह्म के बारे में व्यक्तिगत ज्ञान मोक्ष प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। तो यह है मोक्ष धर्म और भौतिक संपदा व्यक्तिगत इच्छाओं की प्राप्ति के लिए संयमित दृष्टिकोण अपनाने में निहित है। राष्ट्रीय आय खातों में व्यक्तिगत आय किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये एनआई है, मतलब नेशनल इनकम है। अवतरित लाभ है, परिवार द्वारा किए गए शुद्ध ब्याज भुगतान है। उसमें माइनस करेंगे आप कॉर्पोरेट टैक्स को, फिर सरकार और फर्मों द्वारा परिवारों को हस्तांतरण भुगतान होगा। निम्नलिखित प्रकार के समानों पर विचार करें। बेवलेंस समान, गिब्सन समान और सामान्य समान क्या होता है? पहले मैं तीनों के बारे में बताऊंगी। तो वेवलेंस सामान क्या होता है? इस शानदार सामान होता है जिन्हें सार्वजनिक प्रतिष्ठा और वित्तीय कौशल दिखाने के लिए खरीदा जाता है। शो ऑफ वाले सामान जो होते हैं उनको, ठीक है। जैसे स्टेटस सिंबल के लिए, जैसे कोई कलाकार का पेंटिंग कई महंगा खरीद लेना, कुछ भी चीजें दिखावे वाला जो स्टेटस सिंबल होते हैं उनको वेवलेंस सामान बोलते हैं। और गिफिन सामान क्या होता है? गिफिन सामान होता है जो वस्तु में घटिया वस्तुओं के रूप में परिभाषित की जाती है, इनका कोई विकल्प नहीं होता है, मांग के नियम का पालन नहीं करते हैं, इसलिए जैसे जैसे गिफिन वस्तुओं की कीमत बढ़ती है उनकी मांग भी बढ़ती जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आशंका है कि निकट भविष्य में ये दुर्लभ हो सकते हैं, इसलिए। सामान्य सामान क्या है? सामान्य सामान वस्तुओं की मांग का पालन करती हैं, जैसे जो भी जरूरत चीजें होती हैं उनको बोलते हैं। इस प्रकार कम कीमतों पर उनकी मांग बढ़ जाती है और उच्च कीमतों पर उनकी मांग घट जाती है। तो जैसे तो ये हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, और इसमें जो है ये पहला दूसरा सही होगा, समान समान नहीं होगा। तो उन वस्तु कीमत में वृद्धि के साथ बढ़ती, तो सामान्य सामान में अगर वृद्धि हो जाएगी तो उनकी डिमांड घट जाएगी, तो ये नहीं होगा, बाकी ये दोनों होंगे, स्टेटस सिंबल वाला और गिवन वाला। तो ऑप्शन हो जाएगा 2। आधार वर्ष के संदर्भ में कथन विचार करें। भारत की जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष 2022-23 है, सही बताइए। देश में संरचनात्मक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए समय समय पर परिवर्तन किया जाता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का आर्थिक सलाहकार कार्यालय भारत के राष्ट्रीय खाते के समय समय पर आधार वर्ष की घोषणा करता है। इसमें देखिए ये 12-13 है, ना कि 11-12 है, ना कि ये 22-23 है। गलत है और गलत कटा तो ये गया, और इसमें दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन में भी डी।
44 शुद्ध घरेलू मतलब जीएनपी और सकल घरेलू मतलब जीडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कार्यात्मक अर्थव्यवस्था में एनडीपी और जीडीपी कम होती है। एनडीपी की गणना करने के लिए जीडीपी में मूल्यह्रास घटाया जाता है। एनडीपी की गणना करने के लिए विदेश में शुद्ध कारक आय को जीडीपी से घटाया जाता है। तो ये पहला तो सही है और दूसरा देखते हैं। दूसरा कथन जो है सही है, ये तीसरा गलत है। और तो ये जगह 2 में से 1 जो है 2 और 3 में से 1 सही पहले कथन की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है 45 प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्जुनुका, बिलकोडे, किरुकुला और पन्नया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? करों के प्रकार, कृषि भूमि के प्रकार, सिक्कों के प्रकार, प्रशासनिक प्रभागों के प्रकार। तो ये है करों के प्रकार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित 2 गद्यांशों को पढ़ना है। ये सी सेट का क्वेश्चन आ गया आपका, एक कंप्रीहेंशन है। तो चलिए पढ़िए और आंसर करिएगा। बुढ़ापा कई तरह की चुनौतियों को लेकर आता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं से लेकर भावनात्मक बदलाव शामिल है, जो परिवार समाज में बदलती भूमिकाओं के साथ आते हैं। एक दृष्टिकोण जो बुजुर्ग लोगों को शांति और सुख का अनुभव करने में मदद कर सकता है, वह है अलगाव की भावना के साथ जीना सीखना। अलगाव का मतलब जीवन के अनुभवों या रिश्तों से कट जाना नहीं, इसके बजाय एक मानसिकता है कि किसी खास उम्मीद, नतीजे, संपत्ति या विचारों को कसकर ना चिपके रहें। अलगाव में बिना किसी अधिकार के सराहना करना, बदले की उम्मीद से बिना प्यार करना, निर्भरता के बिना केवल अंतर्निर्भरता की भावना के साथ जीना सिखाता है। यह दृष्टिकोण बुजुर्गों को खुद से अपने आसपास के माहौल से ज्यादा जुड़ा महसूस करने की अनुमति देता है। हर पल का आनंद किए बिना इस चिंता के आगे क्या हो सकता है। तो भाई बुजुर्ग होने पर जो कंडीशंस फेस करनी पड़ेगी उसी पे है। तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गद्यांश के केंद्रीय विचारों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? एक सेकंड, इसको पढ़िए और आंसर करिए तब तक। इसका आंसर क्या होगा? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गद्यांश में केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम से दर्शाता है? तो इसमें वैराग्य की भावना बुजुर्ग लोगों को शांति और खुशी का अनुभव करने में मदद कर सकती है। उम्र बढ़ने के साथ कई तरह की चुनौतियां सामने आती हैं, जिनसे शारीरिक स्वास्थ्य और भावनात्मक खुशहाली भी शामिल है। आधुनिक समाज में बुजुर्गों को जीवन के अनुभव, रिश्तों और जिम्मेदारियों से अलग होकर अलगाव का अभ्यास करना चाहिए। या विशिष्ट परिणामों में उपेक्षाओं या विचारों से चिपके रहना बुजुर्ग लोगों के कल्याण के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो देखिए इसमें क्या है, पहला ही सही है, क्योंकि बड़ा की भावना बुजुर्ग लोगों को शांति और खुशी के अनुभव में मदद कर सकती है। तो ठीक है, क्योंकि केंद्रीय विचार इसका यही है। दूसरा परिच्छेद है कपड़ा पहनने की कला खुद को अभिव्यक्त करने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। प्राचीन सभ्यताओं में कपड़ों का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता था कि कोई व्यक्ति किस सामाजिक स्तर से है। आज कपड़े पहनने की कला बहुस्तरीय और बहुमुखी है। हम अंग्रेज सदस्यों वाले क्लबों की कठोरता से कला क्लबों की आरामदायक भव्यता में चले गए हैं। भारत में हम कई तरह की ड्रेसिंग शैलियों के साथ एक विविध संभाव आबादी के बीच रहते हैं, जबकि समाज का एक हिस्सा लग्जरी ब्रांड के प्रति जागरूक है, दूसरा पर्यावरण के प्रति जागरूक है और फिर भी एक आरामदायक फैशन में विश्वास करता है। आज की आधुनिक दुनिया कपड़े पहनने और बयान देने पर समय और प्रयास खर्च करती है। जिस तरह एक तस्वीर 1000 शब्दों को बयां करती है, उसी तरह पहनावा भी एक संचार माध्यम हो सकता है। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित धारणाएं बनाई गई हैं। फैशन चेतना समाज में बढ़ती भौतिकतावाद का प्रतीक है। पहनावा एक कला है जिसका उपयोग आत्म अभिव्यक्ति के साधन के रूप में किया जाता है। इसको देख लीजिए एक बार फिर से, फिर आंसर करिए, पढ़ लीजिए इसको। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर धारणाएं बनाई गई। फैशन चेतना और चेतना समाज में बढ़ती भौतिकता का प्रतीक है। तो ये गलत है, क्योंकि गद्यांश में भारत में हम कई तरह की ड्रेसिंग शैलियों की बात की है जो बहुत सारी आबादियों के बीच में रहते हैं, जबकि समाज का एक हिस्सा लग्जरी ब्रांड के प्रति जागरूक है, दूसरा पर्यावरण के प्रति जागरूक है और तीसरा आरामदायक फैशन में विश्वास करता है।
यहाँ हम अनुमान लगा सकते हैं कि समाज के विभिन्न वर्गों में फैशन की अलग-अलग समझ है, जिससे समाज में भौतिकतावाद बढ़ सकती है या नहीं भी हो सकती है, ये नहीं है। पहनावा एक कला है जिसका उपयोग आत्म अभिव्यक्ति के साधन के रूप में किया जाता है। बिल्कुल, ये तो गद्यांश में लिखा ही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 48 राम को दुर्गापुर में सिरेमिक पाइप के डीलर के रूप में एक अधिकार प्राप्त है। उसने प्रत्येक पाइप की कीमत उस पाइप की लंबाई के वर्ग के समानुपातिक रखी। एक पाइप के ऑर्डर की डिलीवरी करते समय पाइप दुर्घटनावश 2 टुकड़े में टूट गया। टूटे हुए पाइपों की लंबाई का अनुपात 4:9 या प्रत्येक टूटे हुए टुकड़े को अलग पाइप मानते हुए दुर्घटना से पहले पाइप की मूल कीमत के संबंध में अलग-अलग बेचने पर राम को लगभग कितना लाभ या कितना हानि होगा। क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए और आंसर दीजिए। इसका मैं आंसर बता दे रही हूँ, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो पूछना। आंसर फिर भी जिस 4:9 अनुपातों को टुकड़ों में टूटा है। 13L 13 इसका तो इसका आंसर हो जाएगा 42.60%। इसको एक अधिकार प्रत्येक पाइप की कीमत उस लंबाई के वर्ग के अनुपातिक है। मतलब पहले वो पाइप रहा होगा 13 9 4 9 13 होगा 13 और 13 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169 और अभी जो अभी का पाइप है 4:9 का है। अगर इनको आप स्क्वायर करोगे तो 4 4 16 और 9 9 81 81 4 9 81 बराबर हो जाएगा 97 तो 169 में से 97 को माइनस करिए। 169 माइनस 97 अपान 1 मतलब फिर डिवाइड करेंगे हम 169 से और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा यही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 5 अंकी संख्या है जो 28 42 और 56 से पूर्व विभाजित होगी। 28 42 और 56 का हम एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा 168 और 168 में से 168 में 5 अंकों की संख्या मतलब 9 5 टाइम्स लिखिए और उसमें भाग दे दीजिए। जो बचेगा इसमें शेषफल आएगा 39 और 39 को इसमें से माइनस कर देंगे हम, तो आ जाएगा 9960। ऑप्शन बी। निम्नलिखित श्रृंखलाओं पर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। एडीडी है, एएफआई है, एआईएफ है और बीईएफ है, बीएचआई है। तो इसमें बीच की संख्या ज्ञात करनी है, तो एडीडी है मतलब 1, डी का होता है 4 4 और एएफआई का हो जाएगा एक, ए का एफ का 6 हो जाएगा और ये आई का 9 169 मतलब ये 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर वो हो जाएगा 14 का स्क्वायर, ये भी होगा। ये हो जाएगा 196 हो जाएगा 196 फिर 5 का स्क्वायर आएगा, इसका मतलब नेक्स्ट आएगा 225 बीबीई हो जाएगा, बीबीई होगा यही वाला होगा। इसको 6 का स्क्वायर है और ये है बीएचआई मतलब 2 और 8 9 289 है जो कि 17 का स्क्वायर है, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट हुआ आंसर, कमेंट बॉक्स बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लीजिए जय भारत।